हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सभी को मेरे तरफ से और वेब्स एकेडमी की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैं आप सबों के लिए जेपीएससी जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक का, वो सारे मैं एनालिसिस करवाऊंगी। ठीक है, तो जो भी पेपर 1 के लिए जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो मैं करवाऊंगी। पेपर 2 अभी नहीं करवाऊंगी। जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन 2026 के लिए जो आ रहा है, मे भी आपका मार्च तक आ जाएगा। मार्च तक आ जाएगा तो एग्जाम्स होने की पॉसिबिलिटी है। कब तक? जुलाई या फिर अगस्त तक। इतना आप टारगेट रखो कि 2026 में जेपीएससी का पेपर होगा, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और इसमें ये है कि पेपर 1 में ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है ना कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता। रीजन रहता है कि पेपर 1, तो पेपर 1 में कम ही लोग फोकस कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं पेपर 1 आप सभी को अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए वो कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद जो भी सिलेबस में है जेपीएससी में पढ़ने के लिए वो मैं सारा पेपर 1 का करवाऊंगी। उसके बाद मैं पेपर 2 स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं आप सभी को कि अगर आपको ये जो सीरीज मैं ला रही हूँ प्रीवियस ईयर का, इसका अगर आपका प्रॉफिट लेना है आपको ये सारे क्लासेस का, तो आपको वेब्स एकेडमी को जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, क्या पीडीएफ भी चाहिए, तो आप वेब्स एकेडमी 24 जो चैनल है उसमें जाके टेलीग्राम से जोड़े जाइएगा। आपको सारा पीडीएफ और क्लासेस रिकॉर्डेड वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का जेपीएससी का, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जलाशयों की एक श्रृंखला वाली अपनी अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जल संचय के लिए कौन जाना जाता है। ऑप्शंस आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में लोथल है, धोलावीरा है, मोहनजोदड़ो है और कालीबंगा है। तो इसका आंसर मैं अभी बता देती हूँ कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा। तो धोलावीरा में है कि आपका जो था ना कि जल संचय करने का एक बहुत बड़ा पत्थर का एक टुकड़ा था, उसमें जो रेन वाटर होता था उसी में स्टोर किया जाता था, इसमें धोलावीरा में किया जाता था। और देखते हैं कि लोथल में क्या था। लोथल में आपका आभूषण वगैरह मिला है। ठीक है, आभूषण वगैरह मिला है। फिर जो मानके जो बनाने का जो कारखाने का जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे वो वहीं से मिला है। फिर या लोथल आपका जो सिचुएटेड है मतलब वो गुजरात में है। और मोहनजोदड़ो आपका इसमें है। मोहनजोदड़ो के बारे में आप जानते हैं थोड़ा सा। मोहनजोदड़ो का में आपका मिला है एक विशाल स्नागार मिला है यहाँ पे, और पक्की ईंटें यहीं से मिली है और मिट्टी के बर्तन भी आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और कालीबंगा से आपको क्या मिला है? कालीबंगा से आपका औजार मिला है, हाथी दांत मिले हैं और भूकंप की जो भी प्राचीन जो ये मिले हैं वो यहीं से मिले। जो भूकंप होती थी ना वो कालीबंगा से ही मिले हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो गया आपका धोलावीरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्टेड श्रीनगर टू ले। श्रीनगर और ले को कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दूसरा हो जाएगा जोजिला। जोजिला दर्रा जो है जो श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो जोजिला ये आपका एक सेकेंड। हाँ, तो जोजिला जो है ना ये आपका जो लोकेटेड है ये नेशनल हाईवे एन एच 1 को जोड़ता है किससे? सिंगापुर से। किसको?
सॉरी, श्रीनगर टू लेह, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे नाथुला भी दिया हुआ है, ठीक है। तो नाथुला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाथुला ये सिक्किम में पड़ता है। कहाँ? सिक्किम में पड़ता है। ये जोड़ता किसको है? सिक्किम राज्य को चीन से तिब्बत को जोड़ता है। और ये जो है इसका नाथुला दर्रा में ही हमारा जो ऐतिहासिक जो भी हिस्टोरिकल जो मिला था रेशम मार्ग पहले यहीं से ट्रांसफर किया जाता था। कहाँ से किया जाता था? नाथुला दर्रा के ही। और अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो हो रहा है नाथुला दर्रा से जो ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है वो होता है भारत और चीन सीमा पर, ठीक है। जो कि एक बिजनेस पर्पस के लिए होता है। किससे होता है? बिजनेस, यानी कि व्यापार और पर्यटन मार्ग माना जाता है। किसको? नाथुला दर्रा को। थोड़ा सा रोहतास के बारे में जानते हैं कि रोहतास दर्रा में क्या है। ये भी आपका जो रोहतास है हिमाचल प्रदेश, हाँ ये जो है कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कौन? रोहतांग दर्रा आपका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, जो कि पीर पंजाल पर्वत पर स्थित है। और इसी में आपका जो है कि कुल्लू घाटी को लाहौर और इससे जोड़ता है। किससे जोड़ता है? स्फीति घाटियों को जोड़ता है। कौन? रोहतांग दर्रा। और जो रोहतांग दर्रा में ही आपका फिर मिल जाएगा कि ये ब्यास नदी जो हमारा है इंडिया में जो प्रवेश करता है ये आपका रोहतांग दर्रा से ही होते हुए प्रवेश करता है। और ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद एक नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। तो इसमें आर्टिकल पूछा गया है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो पार्लियामेंट के लिए जो क्रिएट करता है न्यू ऑल इंडियन सर्विसेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 312। 312 जो है ये बोलता है कि इम्पावर बोलता है किसका? इम्पावर करता है किसको? राज्यसभा को पास करता है, ठीक है। राज्यसभा को पास करता है, जो राज्यसभा को प्रस्ताव पारित करने के लिए एक अधिकार देता है। वो कैसे देता है? वो देता है कि जितने भी राज्यसभा में उपस्थित कैंडिडेट्स हैं उसका 2/3 पार्ट को ये मतदान करने का देता है, ठीक है। तो इससे यह घोषित किया जा सकता है कि राष्ट्रीय हित के लिए या तो एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए ये है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 312। इसमें होता है कि आपको अखिल भारतीय बनाने के लिए कौन अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा अखिल भारतीय कौन कौन सा है? पहला होता है आईएएस होता है, ठीक है। दूसरा आईपीएस होता है, तीसरा आईएफएस होता है। एक सेकेंड। तो ठीक है, आर्टिकल 12 क्या करता है कि आप ये कर सकते हैं क्रिएट वन और मोर इंडियन सर्विसेज कर देते हैं। तो इंडियन सर्विसेज का 3 है, तो होता है वो पता ही, आईएएस होता है, आईपीएस होता है और आईएफएस होता है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका ये देख लेते हैं इसमें क्या आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि जो सिविल सेवक होते हैं, जो हमारे आईएएस आईपीएस जो भी होते हैं, उनका कार्यकाल को डिफाइन करता है। क्या करता है? कार्यकाल को डिफाइन करता है। और इन्हें हटाने का जो पावर होता है ये आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल पर निहित होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 भी इंडियन पॉलिटी से ही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द पार्लियामेंट क्रिएट अ न्यू, सॉरी ये सेम क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इंडियन हिस्ट्री से है। तो इसमें पूछ रहा है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसमें क्वेश्चन का पूछ रहा है कि 1857 में इंडिया का गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का
ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब सबके बारे थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या है और क्या। तो ये जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लास्ट यानी कि लास्ट अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो कि विद्रोह के बाद भारत सरकार जो अधिनियम आया था 1858 पारित होने के बाद के पहले के वायसराय थे ये। कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो ठीक है, अभी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी कौन थे? लॉर्ड डलहौजी का जो इंडिया में जो कार्यकाल था आपका, वो था आपका 1848 टू 1856। ये भी भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। किनको? लॉर्ड डलहौजी को क्या बोला जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता। ठीक है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ये लॉर्ड डलहौजी ने ही ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाए थे। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाए थे। और समाजवादी और जो नीतियां के मध्य के जो ब्रिटिश क्षेत्र थे, इन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया था। किनके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अब देखते हैं लॉर्ड मेयोन के बारे में थोड़ा सा। ये इनका जो कार्यकाल था, ये आपका 1869 टू 1872 तक था। ठीक है, ये भारत के इंडिया के 4th नंबर के वायसराय थे। कितने नंबर के वायसराय थे? इन्होंने ही, किसने? लॉर्ड मेयोन ने ही आपका 1870 में फिनेंशियल जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, वित्तीयकरण, उसकी स्थापना किए थे। कब? 1872 में। 1872 में इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का स्थापना किए थे। ठीक है, और इन्होंने इंडिया में फर्स्ट टाइम इंडिया में 1872 में पहली प्रतियोगी के जनगणना करवाए थे। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार जनगणना करवाए थे। अब लॉर्ड रिपन के बारे थोड़ा सा जानते हैं। लॉर्ड रिपन के बारे। लॉर्ड रिपन में होता है, इनका जो कार्यकाल था 1880 से लेके 1884 तक ये इंडिया के वायसराय थे। ठीक है, भारत में इनका जो था भारत के उदारवादी और जो लोकप्रिय वायसराय, इन्हीं को बोला जाता है। किनको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। इन्होंने ही स्थानीय स्वशासन इन्हीं को स्थानीय स्वशासन का ये जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। भारत में एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट की स्थापना ये आपका ये लाए थे, लॉर्ड मायो ही लाए थे। ये बताना भूल गए थे। ठीक है, ये एग्रीकल्चर ये लाए थे, लॉर्ड मायो लाए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कि विच स्टेट इन द हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हमारा तट रेखा किस इन कौन सा स्टेट टच करता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो तट रेखा है सबसे ज्यादा जो टच करता है, वो है गुजरात। ये गुजरात के बाद जो दूसरा हमारा आता है, जो कोस्ट लाइन को टच करता है, वो हो जाएगा आपका सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु। फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाएगा गुजरात, लेकिन सेकंड नंबर में ये दोनों आते हैं। कौन कौन? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जाते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर पे ये गुजरात है जो कि कोस्ट लाइन टच कर रहा है लगभग। हाँ, ये भी बता देती हूँ कि ये जो गुजरात है वो आपका लगभग 600 किलोमीटर तक कोस्ट लाइन को टच करता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश और ये आपका तमिलनाडु जो कि कोस्ट लाइन को टच कर रहा है। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। 7th नंबर क्वेश्चन, ये भी इंडियन पॉलिटी का ही है, जो जेपीएससी द्वारा ज्यादातर बैक टू बैक क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री से ही ज्यादातर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका 7th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाउ एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें पूछा है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें कौन सा आर्टिकल को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है उस आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये है 42वां संशोधन अधिनियम, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन कब आया था आपका, 42वां संविधान संशोधन आया था आपका 1976। ठीक है, जो कि आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के द्वारा लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, इमरजेंसी के द्वारा। ठीक है, इमरजेंसी के द्वारा लागू किया गया था। इस अधिनियम ने संविधान में बड़े बदलाव लाए थे। यही अभी जो 42वां जो अमेंडमेंट एक्ट है हमारा, इसमें जो बहुत सारे बदलाव लाए गए थे, और इसी में आपका जैसे कि प्रस्तावना में बदलाव किया गया था, इसमें आपको जोड़ा गया था सोशलिस्ट जोड़ा गया था, फिर आपका इंटीग्रिटी जोड़ा गया था, सेकुलरिज्म जोड़ा गया था, सेकुलर जोड़ा गया था, किसमें 42वां 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब 1976 के अकॉर्डिंग। और हाँ, इसमें फंडामेंटल्स ड्यूटीज को भी शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि 44th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है। 44th अमेंडमेंट ये आपका आया था 1978 में। ये भारतीय संविधान में जो भी इमरजेंसी के प्रावधान थे उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि मजबूत करने के लिए 42वां संविधान संशोधन के जितने भी प्रावधान थे उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रावधान थे उसको खत्म करने के लिए किसको लाया गया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, लाइक आप देख सकते हैं कि इसमें आर्टिकल 352 देख सकते हैं, जो इमरजेंसी के आपातकालीन आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था इसमें, आंतरिक जो अशांति था उसके जगह में सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था। इसी में आप ये भी है कि संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 है हमारा, जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था 31, ठीक है, इसको हटाकर 300 ए में के तहत कानून का अधिकार बना दिया गया। किसका बना दिया गया, कानून का अधिकार बना दिया गया। अब इसी में फिर आर्टिकल 20 का भी बात करता है। आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी में आपको निलंबित ना हो, इसका भी प्रावधान लाया कौन, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, यानी कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये सारे लाए गए। अब देखते हैं 52 अमेंडमेंट एक्ट क्या कह रहा है। 52 अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि ये दल बदल की बात करता है। क्या करता है, दल बदल की बात करता है, जैसे कि जो भी हमारे राजनेता हैं, जो भी विधायक और सांसद हैं, वो एक दल से दूसरे दल में जा सकते हैं। जैसे कि इसमें 52 में भी ही आपका बोलता है कि आप एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी कि जा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। तो ठीक है, अब 73 को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि इसमें वो ये इसको लाया गया था 1992 में। कब लाया गया था, 1992 में। ये बात करता है पंचायत के बारे, पंचायती राज के बारे बात करता है। किसके बारे बात करता है, पंचायती राज के बारे बात करता है। ये इसका एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, किसको, 73 थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1942 को पंचायत के बारे में बात करता है। ठीक है, तो आप, आई होप आप सभी को समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन के साथ साथ मैं ये भी जो भी 4 ऑप्शन है मैं सारे को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, कि ताकि थोड़ा ब्रीफ में आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि विटामिन, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से उपस्थित में मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्वेश्चन कि सूर्य के रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो इसमें विटामिन डी का होता है। ठीक है, विटामिन डी
किससे प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी। इसे ही विटामिन डी को ही हम पता है क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन डी अब तक, जैसे कि विटामिन डी कैसे हमारा बॉडी में प्रवेश करता है, तो इसका प्रवेश कर ये बनता है कि जब सूर्य का प्रकाश जो अल्ट्रा वायलेट किरणें जो भी पराबैंगनी किरणें होते हैं वो त्वचा पे पड़ती है, तो त्वचा पे पड़ती है तो हमें उससे क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी, ठीक है। और ये विटामिन डी हमारा कैल्शियम को अवशोषण करता है और हड्डियों के हड्डियों को मजबूत करता है, यानी कि स्वस्थ बनाता है। विटामिन डी स्पेशली हम ये हड्डियों के लिए होता है, ठीक है। और देखते विटामिन ए इसे रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, जो आंखों से रिलेटेड होता है, आंखों की रोशनी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन? विटामिन ए, ठीक है। विटामिन सी है, ये इसको बोलते हैं अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। विटामिन सी आपको क्या करता है? इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जो कि त्वचा, हड्डियां और जो हमारे टीथ पे मसूड़े होते हैं उनको क्या करते हैं? ये स्वस्थ रखता है। कौन? विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी का जो हमारा ये खट्टे फल से मिलते हैं, ठीक। खट्टे फल को खाइएगा तो इसे विटामिन सी का फुलफिलमेंट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स खाने से आपको विटामिन सी का फुलफिलमेंट होता है। अब देखते हैं विटामिन 12 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। विटामिन 12 क्या है? इसे कोबालमिन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? विटामिन 12 को कोबालमिन भी कहा जाता है, ठीक है। कोबालमिन भी कहते हैं। ये जो इसका जो मेन काम होता है, इसका मेन फंक्शन होता है, वो होता है आरबीसी एंड डीएनए बनाना और जो भी हमारे तंत्रिका कोशिकाएं को स्वस्थ करता है। जो भी हमारे तंत्रिक कोशिकाएं हैं उसको स्वस्थ बनाए रखता है, ठीक है। और विटामिन 12 इसीलिए आवश्यक होता है कि जो भी हमारा आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल और डीएनए जो है उसको इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। कौन? विटामिन 12, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि हु कंसीडर द फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशंस इन इंडिया। बोला कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ये सारे जेपीएससी क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, एम स्वामीनाथन। कौन है? एम स्वामीनाथन। तो इनके बारे थोड़ा जानते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन कब हुआ था? 1960 के दशक में हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था ये ग्रीन रिवोल्यूशन? जो हमारे जो भी थे जो 1960s के पीरियड में जो गेहूं और जो चावल की जो उपज थी, ठीक है, वो जो उपज की जो हाई यील्ड वैरायटी, मतलब कि आपका हो जाएगा जो उच्च स्तर के जो किस्में थे, उसको भारत में इस आंदोलन के नेतृत्व लाया गया था। किसको? गेहूं और चावल को। इसी से आपका हरित क्रांति हुआ था। कब? 1960 में, ठीक है। अब देखते हैं कि थोड़ा सा इनके बारे जानते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग के बारे में। नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व स्तर पर, विश्व, जैसे कि हमारा जो हरित क्रांति का फादर किन्हें कहा गया है, तो एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। और जो विश्व लेवल पे है वो किनको कहा गया है? वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा गया है। फादर ऑफ हरित क्रांति के जनक कहा जाता है किनको? इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। इसमें बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं, यानी कि म्युनिसिपलिटीज, ठीक है, की शक्तियों और उत्तरदायित्वों का उल्लेख है। यानी कि
म्युनिसिपल का बात कर रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं नगर में, उनके बारे में बात किया जा रहा है कि आप ये कौन से अनुसूची में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मतलब शेड्यूल पूछा गया है कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12th शेड्यूल में बात किया गया है किसका, नगर पालिकाओं का। तो इसमें देखते हैं कि इसको कब ये 12वां जो शेड्यूल है हमारा, ये आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है। ठीक है, और इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित जो भी है, जो 12वां अनुसूची है, इसमें जो नगर पालिकाओं से संबंधित है कि इसमें 18 कार्यात्मक विषय हैं, यानी कि फंक्शनल आइटम्स कितने जोड़े गए हैं आपके 18। अब देखते हैं कि 11वीं यानी कि 11th शेड्यूल क्या कहता है। 11th शेड्यूल कहता है आपका, शेड्यूल नंबर 11 कहता है कि इसको भी जोड़ा गया है 23rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। ठीक है, ये पंचायती राज के बारे है। ठीक है, किसके बारे, ये शेड्यूल 11 पंचायती राज के। ठीक है, किसके, पंचायती राज के बारे। इसमें कितने फंक्शन आइटम्स हैं, इसमें 29 है। ठीक है, कितने, 29 है, और उसमें म्युनिसिपल में कितने थे आपके, 18 थे। और नेक्स्ट में देखते हैं थोड़ा सा, इसमें 9th शेड्यूल क्या कह रहा है। 9th शेड्यूल आपका क्या, ये आपका आया था, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। क्या है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि आपका 1951 में 51 के मध्य में लाया गया था। ठीक है, इसका मुख्य रूप से क्या था, 9th शेड्यूल का जो काम था, मुख्य रूप से था कि आपका लैंड और एग्रीकल्चर, यानी कि भूमि और कृषि सुधारों से संबंधित ये कानून था। ठीक है, और शेड्यूल नंबर थोड़ा सा 10th भी जानती हूँ कि क्या है इसमें। शेड्यूल नंबर 10th बोल रहा है कि ये 42वां जो 92वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत इसको लाया गया, जो कि बताए थे कि ये दल बदल की बात करता है। 10th शेड्यूल क्या आपका बात करता है, दल बदल की बात करता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपको आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 11th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि शुगर बॉल, विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज नाउ एज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। बोला कि भारत का किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा गया है, चीनी का कटोरा। ठीक है, भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है, शुगर बॉल कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कौन हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश। तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 12th नंबर क्वेश्चन है आपका जनरल साइंस का। ठीक है, सामान्य विज्ञान का। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यकृत, यानी कि लीवर। लीवर ये मानव शरीर का सबसे बड़ा, ये जो लीवर है आपका, ये ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। क्या है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, इसमें और क्या देख सकते हैं कि यह जो क्या, ये जो लीवर है हमारा, ये जो बाइल यानी कि पीत का प्रोडक्शन करता है, यानी कि उत्पादन करता है कौन, हमारा लीवर ही करता है। और प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है, यानी कि प्रोटीन का प्रोडक्शन भी करता है लीवर करता है। ये आपका और ये जो लीवर है हमारा, ऑल ओवर 500 यानी 500 से अधिक कार्य करता है हमारे बॉडी में, कौन, लीवर। तो ठीक है, ये इतना तो समझ में आ गया कि जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लीवर।
अब ये पीयूष ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको हमारा बॉडी का मास्टर क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। किसको? पीयूष ग्रंथि को। ये मस्तिष्क के नीचे, ये जो हमारा माइंड होता है, मस्तिष्क के नीचे जो हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के नीचे हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। ये इसका जो आकार होता है ये मटर के दाने के बराबर होता है। ठीक है, इसका जो कार्य होता है ये हार्मोन को बनाता है और अन्य ग्रंथि को निर्देश देता है। जैसे कि हमारे जो भी बॉडी में और भी सारे ग्रंथियां, उन लोग को ये निर्देश देता है। ठीक है, और ये हमारे जो बॉडी में हार्मोन्स होते हैं उनको ये कौन बनाता है? पीयूष ग्रंथि ही बनाता है। तब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय आपका यह पेट के पीछे, जो हमारा बॉडी में जो पेट है, पेट के पीछे स्थित एक ग्रंथि है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जो 2 पार्ट्स में मतलब वर्क करता है। एक जो पहला क्या करता है, ये जो भी हम अपना भोजन जो खाते हैं, खाना जो खाते हैं, उसको पाचन करता है, यानी कि पाचक रस को वो बनाता है। और दूसरा क्या करता है, ये हार्मोन को उत्पादन करता है। जैसे कि आप हार्मोन उत्पादन करता है, जैसे कि लाइक आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज और इंसुलिन। ठीक है, इसका उत्पादन करता है। और एक चीज क्या है कि ये हाँ, उसके बाद ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, थायराइड के बारे में। थायराइड, ठीक है, थायराइड क्या है? थायराइड यह गर्दन के सामने होता है। थायराइड कहाँ होता है? ये ह्यूमन बॉडी के गर्दन के सामने होता है। इसको बोलता है एडमस एप्पल के ठीक नीचे स्थित होता है। हमारे जो गर्दन के नीचे जो एडमस एप्पल जो है उसके ठीक नीचे स्थित है। यह एक छोटी सी ग्रंथि है। क्या है? थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि है जो हमारे जो हार्मोन होते हैं T3 और T4, आप लोग को पता ही होगा, उससे बनती है। ये हार्मोन बॉडी टेम्परेचर को, हार्ट बीट और जो हमारे मेटाबॉलिज्म है उसको नियंत्रण करता है। कौन करता है? थायराइड क्या करता है? हमारा जो भी हार्ट बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, हार्ट बीट होता है और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है। थायराइड, देखिए, थायराइड का होना भी अच्छा माना जाता है, ना होना भी अच्छा माना जाता है। थायराइड में अगर हार्मोन की कमी होती है तो आपका जो होता है बॉडी वेट बढ़ता है, और अगर हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो बॉडी वेट घटता है। हार तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये हमारा यकृत है, देख सकते हैं, ये लीवर है हमारा। ये लीवर जो कि कितने कितने काम करते हैं हमारे बॉडी में? 500 एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ये मॉडर्न इंडिया से है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन है? लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन का वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तब लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं ब्रीफ में कि क्या है। ये भारत के वायसराय थे। ये भारत के वायसराय थे। कब से कब तक? 1899 टू 1905 तक कौन भारत के वायसराय थे। ये बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। कौन? ये जो लॉर्ड कर्जन थे, ये बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते थे। इनका उद्देश्य था कि जो भी सांप्रदायिक आधार पर बंगाल को बांटना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना। इनका मेन मोटिव यही था कि बंगाल को हम सांप्रदायिक आधार पर बांटना और जो राष्ट्रवाद को कमजोर करना। इसी कारण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें बहुत सारे
लड़ाइयाँ हुई थी। और ये जो हमारा जो स्वदेशी आंदोलन भी 7 अगस्त जो 1905 में हुआ था, इसी के कारण हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं। लॉर्ड डर्फिन, थोड़ा सा लॉर्ड डर्फिन के बारे में जानते हैं। लॉर्ड, ये भारत के वायसराय थे और गवर्नर जनरल भी थे। कब से कब तक? 1884 टू 1885 तक थे। इन्हीं के कार्यकाल में आपका नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था। मतलब पहला बैठक हुआ था कब? 1885 में, जो कि पहला बैठक कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। अब लॉर्ड हार्डिंग को देखते थे। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में जानते हैं कि क्या थे इनके। इनका जो कार्यकाल था 1910 टू 1916 था, जो कि इन्होंने ही कलकत्ता, राजधानी कलकत्ता, जो हमारा इंडिया का राजधानी कोलकाता था, उनको कलकत्ता से राजधानी बदल कर दिल्ली कर दिए, शिफ्ट कर दिए थे। कब? 1921 में। अब लॉर्ड मिंटो के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानती हैं। ठीक है, इनका जो था कार्यकाल ये था 1905 टू 1910 तक था। इन्हीं के समय फूट डालो और राजनीति की बात की गई थी। इनके टाइम पे, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे ही फूट डालो और राज करो की नीति, यानी कि डिवाइड एंड रूल की ये बात किया गया था। ठीक है, 1909 में लॉर्ड मिंटो ने ही मिंटो सुधार लाए थे, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुआ था। कब? मिंटो सुधार में, जो 1909 में मार्ले मिंटो जो सुधार आया था, इसी टाइम आपका जो बात हुआ था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए। तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ वो और ब्रीफ में करूँ या फिर क्वेश्चंस बस ऑप्शंस बता के छोड़ दूं। ठीक है, आप हमको सजेस्ट जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है, यानी कि हंसने वाली गैस इसमें से कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि हंसने वाली यानी कि गैस इसको बोला जाता है। तो इसमें होता है कि ये जो नाइट्रस गैस है आपका, ये हमारा कलरलेस होता है। ठीक है, ये होता है जो नाइट्रस ऑक्साइड हमारा कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन होता है, रंगहीन गैस होता है। इसी के गंध, यानी गंध थोड़ी मीठी होती है। जो ये जो गैस होती है, इसका जो गंध होता है वो थोड़ा स्वीट होता है, यानी कि मीठा होता है। और सूंघने पर इसको, इस गैस को अगर आप सूंघ रहे हो तो उससे सूंघने से पता है उत्साह और हंसी आती है। इसीलिए इसको हंसने वाला गैस बोला जाता है। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे। नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, यह एक फ्री रेडिकल जो होता है, फ्री रेडिकल गैस है। ठीक है, जो बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। ये जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, क्या होता है? ये बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। अब नाइट्रोजन देखते हैं। अब इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे जानते हैं। ये भूरी, यह जो है, ये भूरी लाल और तीखी कलर की होती है, जो कि बॉडी के लिए हानिकारक गैस है। क्या है? बॉडी के लिए, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए ये हानिकारक माना जाता है। अब नाइट्रेट देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इसको देखते हैं कि नाइट्रेट पेंटाऑक्साइड के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ये जो है आपका, ये कमरे के तापमान में मिलता है। कहाँ मिलता है ये गैस आपको? कमरे के तापमान में। कहाँ पे मिलता है? कमरे के तापमान में मिलता है, जो कि ये कलरफुल गैस होता है। ये कौन सा गैस होता है? कलरफुल गैस, और क्रिस्टल होता है। कौन सा होता है? क्रिस्टल गैस होता है। ये क्रिस्टल होता है, जो थोड़ा गर्म करने पर
कलरफुल हो जाता है। ये गैस जो अगर रूम का टेम्परेचर थोड़ी गर्म हो जाए तो इसका जो कलर होता है रंगीन हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका जो ये क्वेश्चन का जो 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच वेदा इज द फेमस गायत्री मंत्र मेंशन। गायत्री मंत्र जो है कौन सा वेद में मेंशन किया गया है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा वेद में हो जाएगा? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आपका गायत्री मंत्र का बात किया गया है। इसमें देखते हैं कि गायत्री मंत्र के अलावा ऋग्वेद में और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। इसमें आपको इसमें ऋग्वेद में आपको मिलेगा 10 मंडल और 1028 सूक्त मिलते हैं। सूक्त यानी कि मंत्रों का समूह, जिसमें मंत्रों का समूह यानी कि इस समूह में आपका 10,600 श्लोक भी हैं। क्या शामिल किया गया इसमें? 10,600 श्लोक भी। ठीक है, इसको वेदों में सबसे पुराना, ऋग्वेद को तो ये वेदों में सबसे पुराना ग्रंथ माना गया है। किसको? ऋग्वेद को। इसका जो ऋग्वेद का जो गायत्री मंत्र जो पाया गया है ऋग्वेद में, ये ये तीसरे मंडल में मिला है। कहाँ पे मिला है? जो हमारे जो मंडल हैं 10, उसमें से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का मिलता है। ठीक है, जो ये मंडल यानी कि पुस्तक में ये मिलता है। यह और देवी देवताओं को समर्पित है। क्या है ये देवी देवताओं, ऋग्वेद देवी देवताओं के लिए समर्पित है। इसकी रचना लगभग, और एक चीज और, ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो लगभग 1500 to 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1500 to 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके बारे की इसमें क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए के बारे यानी कि सामवेद के बारे थोड़ा सा जानते हैं ब्रीफ में, ये क्या है। ठीक है, तो सामवेद यह मुख्य रूप से गीत और संगीत में आधारित थे। यानी कि सिंगिंग के लिए कौन जाना जाता है? सामवेद। ये आधारित है। इसमें आपको 1875 मंत्र मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से 99 को छोड़ के, यानी कि मंत्रों को छोड़ के बाकी सभी जो मंत्र हैं वो आपके ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, यह भारतीय संगीत के 7 सुरों, और ये सामवेद में ही आपको जो भारतीय संगीत के 7 सुरों के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, जो सा रे गा मा पा धा नि सा जो है वो सामवेद में ही देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसके बारे थोड़ा सा अथर्ववेद के बारे थोड़ा सा जानते हैं। अथर्ववेद क्या है? ये जीव के संघर्षों में सफलता का उपाय बताता है। जैसे कि जीवन, जैसे हमारा जो लाइफ है उसमें कितने स्ट्रगल्स होते हैं। ठीक है, उसका जो सफलता आपको कैसे अचीव करना है, ठीक है, सक्सेस कैसे अचीव करना है, उसका जो बात आपका अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप युद्ध का बात इसी में किया गया। शांति के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि युद्ध अगर लड़ाई झगड़े से बच के भी शांति का भी बात किया गया है। यह वेद लौकिक है। ये जो अथर्ववेद है इसको लौकिक माना गया है। क्या माना गया है? लौकिक माना गया है। लौकिक यानी कि इस लोक का बात किया गया जहां हम रहते हैं। लौकिक टू परलौकिक का भी बात किया गया है, जो कि परलोक यानी कि दोनों जीवन में उन्नति के लिए मार्गदर्शन को बताता है। कौन? हमारे अथर्ववेद बताता है। सारा चीज अथर्ववेद में दिया हुआ है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद यह मुख्य रूप से यज्ञों और कर्मकांडों का बात करता है। क्या करता है? यज्ञ और
और कर्म कांडों का बात करता है। क्या बात करता है? कर्म कांडों का बात करता है। यजुर्वेद का मतलब ही होता है यजु। यजु का मतलब ही होता है यज्ञ का ज्ञान। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो गया होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेदा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये कि जो भारत में जो नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो भारत का जो हमारा नीली क्रांति हुआ था वो किससे संबंध रखता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन, फिशरीज। ये कब आया था आपका? 7th जो 5 ईयर प्लान था, ये 1885 टू 90 के बीच में किया गया था। किसको? फिशरीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे एक्सप्लेन करने का ये नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं उतना, तो नहीं कर रही हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी तक एक ही आया है। जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, जो भी 16 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका इन्वायरमेंट का। तो इसमें पूछा है कि ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? ओजोन परत जो होता है वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो ये जो इसका जो ये जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में पाया जाता है। ये जो ओजोन परत है, ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में पाया जाता है, जो सूर्य के अधिकांश पराबैंगनी जो भी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होते हैं यानी पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करता है, और पृथ्वी के, और ये जो समताप मंडल है वो पृथ्वी के सतह से लगभग लगभग आपका 15 से 35 किलोमीटर ऊपर स्थित है। कौन? समताप मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, कहाँ पे है? आप देख सकते हैं कि हमारा समताप मंडल कहाँ पे है और कितने मीटर पे है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है? ठीक है, तो आप किस किस आर्टिकल के तहत अपना जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको अमेंड आप कर सकते हो? तो वो आपका आर्टिकल हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 8 368 के अकॉर्डिंग आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हो। इसमें है कि 368 को संविधान का भाग जो है हमारा पार्ट जो है वो 20 में है, 20, और अनुच्छेद 368 जो कि संविधान में संशोधन 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 और उसकी प्रक्रिया संबंधी है। क्या है? प्रक्रिया संबंधी का बात करता है कौन? 368। ये संविधान का, ये जो आर्टिकल 368 है वो संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखते हुए बदलाव की अनुमति देता है। जो भी हमारा संविधान में जो भी लिखा गया है उसको, मूल ढांचे में जो भी लिखा गया उसको बनाए रखते हुए बदलाव की अनुमति देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 19 जो कि मिडिएवल इंडिया से है, मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान में लौह एवं रक्त, ठीक है, की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी लौह एवं रक्त की नीति? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, कौन? गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने क्या किया था कि जो भी आंतरिक विद्रोहियों को क्या किया था? आंतरिक विद्रोहियों को दबाने और मंगोलों आक्रमण से अपना जो सल्तनत था उसको रक्षा करने के लिए इस नीति को अपनाया था।
ठीक है, लो एंड रक्त को नीति को अपनाया था कि हमारा जो भी जो सल्तनत है उसका जो आंतरिक जो विद्रोही होते थे अरमांगलों के आक्रमणों से बचने के लिए इस नीति को अपनाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कावेरी। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए समझ गए होंगे आप लोग। तो भारतीय ये इंडियन पॉलिटी से फिर से क्वेश्चन आ गया किसके बारे में? पंचायती राज सिस्टम के बारे में ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें बोल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा के संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसका जो दर्जा जो प्राप्त हुआ था, इसका जो पहले मैं क्वेश्चन नंबर जो पीछे कराई हूँ उसमें मैं सारे एक्सप्लेनेशन कर दी थी, वो है आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका बात करता है? पंचायती राज का बात कौन करता है? तो वो बात करता है 73rd ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम 42वां संशोधन के बारे में पीछे बता चुकी हूँ, 44th अमेंडमेंट के बारे में बता दी हूँ और 74th के बारे में बता दी हूँ, जिसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने किया था? पूछा जा रहा है कि विच ब्रदर फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने किया था? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी में है हरिहर और बुक्का। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किया था? 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23rd नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिक का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक किन्हें कहा गया है? तो फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक का अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जो भारतीय जो शिक्षा है उसका मैग्ना कार्टा किन्हें कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था ये? वुड्स डिस्पैच 1854 में। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो वुड्स डिस्पैच हुआ था, इसका था कि ये इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अध्यक्ष थे, जिन्होंने लॉर्ड डलहौजी को क्या भेजा था? डिस्पैच भेजा था। ठीक है, इससे भारत की क्या हुआ था? इससे जो भारत की कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो भी कॉम्प्रहेंसिव ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल का जो भी एजुकेशन होता था, उसके लिए इन्होंने प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। भारतीय इंडियन नेशन कांग्रेस का जो पहला बैठक हुआ था 1885 में, वो हुआ था आपका बम्बई में, जो कि इनके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो संस्थापक होता है उनको बोला जाता है A.O. ह्यूम। ठीक है, संस्थापक को बोला जाता है, उनका नाम है A.O. ह्यूम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर जाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए, और भी क्लासेस चाहिए जेपीएससी से रिलेटेड पेपर वन का, पेपर वन का, तो आप लोग कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का आपको चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो पेपर वन में सारा कुछ पढ़ना है ना। पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इन्वायरमेंट पढ़ना है या फिर साइंस पढ़ना है। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे क्लासेस मैं लेके आऊंगी, अगर आप तो ये पढ़ना है तो ठीक है। और मैं क्लासेस लेके ही आऊंगी। ये जेपीएससी जब तक नोटिफिकेशन लाएंगे तब तक मैं कुछ कुछ क्लासेस कंप्लीट करवा दूंगी जेपीएससी का। और अभी जो हमारा जो चैनल है उसमें एनसीईआरटी का क्लासेस चल रहा है, इसका जियोग्राफी का, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। बेसिक चीजें हैं जो कि पढ़ सकते हैं उसको आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायोलॉजी से है, ठीक है। बोल रहे कोशिका का शक्ति केंद्र, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 26 का माइक्रोकॉन्ड्रिया। पावर ऑफ द हाउस किसको कहा जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत, हर एग्जाम में मतलब ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कैसे राइबोसोम, मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को कैसे कैसे ये किया जाता है, उसका प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से मैं लगा दी हूँ, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। भारत में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे सिचुएटेड है ये आपका हो जाएगा केरल में, ठीक है। ये केरल में सिचुएटेड है। ये केरल का जो हमारा जो पल्लक्कम जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, कौन, पल्लक्कम जो डिस्ट्रिक्ट है, पल्लक्कम जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है जो कि नीलगिरी जो पहाड़ी है उसमें ये स्थित है, ठीक है। ये जो साइलेंट वैली है वो आपका जो जाना जाता है वो जैव विविधता और दुर्लभ, जो भी जैव विविधता है और दुर्लभ जो शेर, दुर्लभ जो शेर, जैसे कि आप पूंछ वाले, जो कि पूंछ वाले जो भी बंदर है वो यहीं ज्यादातर मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, एक केरल के साइलेंट वैली उद्यान में मिलते हैं आपको, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन भी इंडियन पॉलिटी से ही है। ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है, ठीक है। ये अनटचेबिलिटी का बात कौन सा आर्टिकल करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 17। ऑप्शन नंबर 17 ये आपका अनटचेबिलिटी का बात करता है, ठीक है। और आपका 14 कौन सा बात करता है, राइट टू इक्वालिटी का बात करता है। फिर आपका 19 नंबर क्या बात करता है, राइट टू फ्रीडम का बात करता है। फिर आर्टिकल 21 क्या बात करता है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का बात करता है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं कि क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है, ठीक है। इसमें पूछा कि व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वो होता है डेसिबल का यूज होता है, यानी कि डीबी का यूज होता है, ठीक है। डेसिबल मेजरिंग करता है किसको,
साउंड लेवल को, किसको ये करता है, साउंड लेवल को मेजर करता है, ठीक है। ये और ये क्या मेजर करता है, ये लाउडनेस और इंटेंसिटी को भी मापता है। अगर यहाँ पे आपका इंटेंसिटी नहीं रहता और लाउडनेस रहता ना, तब भी इसका आंसर क्या हो जाता, डेसिबल होता है, क्योंकि देखा जाता है कि हर्ज जो होता है ना, हर्ज ये भी साउंड को ही करता है, लेकिन ये जो होता है ना, ये आवृत्ति को मापता है। किसको मापता है, आवृत्ति को मापता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ठीक है। ये मेरा आज का क्लास का ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है, ये मेरा आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लासेस ये अच्छी लग रही होगी तो आप प्लीज कमेंट करना, ठीक है, कि जो भी जेपीएससी के क्वेश्चंस PYQ है वो मैं प्रॉपर सारे मतलब करवा दूं, पेपर 1 और पेपर 2 का भी अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो मैं सब कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि राजस्व, ठीक है, सॉरी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, किसने दिया था ये नारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये मेरा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज वैप्स एकेडमी से जुड़िए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जाके बोलिए कि आपको इससे आगे क्या क्या और चाहिए। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम लिंक से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम लिंक है आपका वैप्स एकेडमी 24, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, बाय, थैंक यू।